60% क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट सही करने थे। उसके बाद आप थोड़ा मार्जिन लेके ऊपर जाइए, क्योंकि आपको ये भी लेना है कि एक कट ऑफ से ऊपर रहें। तो कुछ में आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते थे और कुछ क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल छोड़ना था। हेलो फ्रेंड्स, आज जो असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स का एग्ज़ाम यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट हुआ है उसमें कुछ मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। मैंने भी पेपर देखा, बहुत अच्छा पेपर है और जो एक्सपेक्ट हम यूपीएससी से कर सकते हैं उतना उसने किया। यूपीएससी हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता है और लगभग अगर आप क्वेश्चन पेपर को आप देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत कैजुअली देखा है अभी 15-20 मिनट या जो भी आधे घंटे में जो समझा है, और जो मेरे द राइट ब्रेन के जो हमारे मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे समझा है। तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा ट्रिकी था। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन आप कैजुअली नहीं कर सकते हैं, आपको डेडिकेटेडली सब चीज़ों को समझना है और आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते हैं। शॉर्टकट्स की यहाँ पर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मैं जो टेक है वो मैंने नहीं किए हैं, ये किसी फ्रेंड ने शेयर किए हैं, उसको जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, आप क्वेश्चन पेपर को एक बार जस्ट मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको देख के ये तो पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पेपर किसी एक ने नहीं बनाया है। जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में भी बताया था कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो कोई एक पर्सन नहीं होता जो कि क्वेश्चन पेपर सेट करता है। ये एक पैनल होता है जो कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं और उसके बाद उनमें से शॉर्टलिस्ट करके क्वेश्चंस को शॉर्टलिस्ट करके एक पेपर बनता है। तो वो चीजें यहाँ दिख रही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर से पूछे गए हैं। और हाँ, एक और चीज हमें पता चली यहाँ से कि यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर के लिए या यूपीएससी के पेपर्स के लिए हम किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, उससे आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसको ये पता कर सकते हैं कि कौन सा आंसर नहीं होगा। और जो मेरे फ्रेंड्स हमेशा शॉर्ट नोट्स या गेट के नोट्स मांगते हैं वो यहाँ पे काम नहीं आए होंगे। और हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स, अगर मैं क्वेश्चन पेपर को ढंग से देखता हूँ तो उसमें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चंस तो लगभग 50% और 60% ऐसे हैं जो कि हम कर सकते हैं। और मैं अगर इसको जस्ट अगर अपना कॉमन सेंस या फिर जो हमारा बैक ऑफ द माइंड हमने 5-6 साल में जो पढ़ा होता है और उसके अलावा जो हम थोड़ी प्रिपरेशन इधर उधर से कर रहे होते हैं और थोड़ा विजिलेंट रहते हैं इंटरनेट पे जो भी न्यूज आती हैं उनमें विजिलेंट रहते हैं, तो हम लगभग इसको 50-60% क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में जो एक चीज है यहाँ पर जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है वो नेगेटिव मार्किंग जो आपने, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर को 100% कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता है, मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, कोई भी आपके जो भी प्रोफेसर हो कॉलेज के या फिर कोई कोचिंग में कोई टीचर हो वो भी वन शॉट में इसको पूरा सही नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें बात आती है कि कितना आप क्वेश्चन पेपर को करेक्टली अटेम्प्ट करके आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक थ्रेशोल्ड आपको सेट करना है कि आपको कितने गलत कर सकते हैं या उन गलत में से कितने छोड़ सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको आगे बढ़ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में वो क्वेश्चन अपना 2.5 मार्क जो होता है वो तो लेके ही जाता है, उसके अलावा 0.33% मार्क दूसरे क्वेश्चन जो आपने सही किया होता है उसका डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें तो क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ इसको मैं जब देखता हूं तो लगभग आपके 60% या 55% मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके मींस अगर 300 का क्वेश्चन पेपर है और अगर आप 180 तक मार्क्स आपके आ रहे हैं इसमें, तो मैं बोलूंगा कि आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 170 to 180 मार्क्स तक इसमें कट ऑफ जाने वाला है, जो कि मैंने जो अपने पुराने वीडियोस में भी बताया था, शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट यूपीएससी रिजल्ट्स।
तो उसमें भी था कि लगभग 55 to 65% आपके मार्क्स आते हैं, वहीं सिलेक्शन हो जाता है। और हाँ, 13 वैकेंसीज के लिए ये लगभग 45 to 50 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कॉल आएगी, जो कि हर कैटेगरी में अलग अलग होंगे। और ओवरऑल 49 और 50 के अराउंड जो कैंडिडेट्स होंगे वो सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में जो सेलेक्ट होंगे अल्टीमेटली वो 13 को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर से हमें आगे का जो एजेंडा है, आगे का जो डिप्टी आर्किटेक्ट का जो हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसका लगभग ग्लिम्स हमें मिल चुका है। और हम इस पैटर्न के हिसाब से, अगर आप सीरियसली आप डिप्टी आर्किटेक्ट्स में अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो अपनी कोर नॉलेज जो है, सुपरफिशियल आपकी नॉलेज है, वो काम शायद ना कर पाए। आपको जो इसमें एलिमिनेशन मेथड से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो वहाँ पर काम आ सकती है। और उसके अलावा मैंने बताया था कि कोचिंग्स में या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से ही काम नहीं चलेगा यहाँ पे। वो इस पेपर में क्लियर दिख रहा है। और मैंने जो जनरल वे में इसको स्क्रॉल किया तो लगभग 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको कि आप बहुत इजीली, नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 70 क्वेश्चंस लगभग ऐसे हैं जो कि हमारे पढ़े हुए कंटेंट में से आए हैं, जिसको कि जनरल अगर कोई अच्छे से पढ़ाई करेगा तो वो उनको सॉल्व कर सकता है, चाहे वो हमने अभी पढ़ाई की हो या फिर हमने बीआर के दौरान जो भी पढ़ाई की हो, उससे हम निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज है कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं हमारे, उनको लगभग इक्वली वेटेज दिया गया है। और मैंने कुछ टॉपिक्स जो स्पेशली बताए थे, जैसे कि आपका कलर व्हील वाला जो टॉपिक है, कलर थ्योरी, उसको आप फिर से पढ़ के जाइएगा। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। उनमें आप देखिएगा एनबीसी के बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जनरल क्वेश्चंस भी हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जिस तरह के होते हैं जो कि हमें डायरेक्ट नहीं पता होते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। स्किप करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बहुत बार हम आंसर जानते हैं लेकिन बहुत क्लोज पहुंचने के बाद में भी गलत होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे स्किप करना है। और इनमें अगर आप देखें तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं कि जिनको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ें तो उनको कर सकते थे। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटवर्ड स्लोपिंग कंक्रीट सपोर्ट टू द साइड ऑफ द पाइप चैनल अबव द कंक्रीट बेडिंग, ये वाला जो क्वेश्चन है अगर यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये बहुत, इसमें आंसर क्या हो सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है, जो पाइप होता है उसके नीचे इस तरह का एक शेप लगता है कंक्रीटिंग, इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको हॉन्चिंग बोलते हैं एक्चुअली। तो इस तरह का ये मैंने क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा है, ये मैंने कभी बहुत पहले अपने बीआर के टाइम पे, ये जो बुक्स बेसिक बुक्स हैं उनमें ये इमेज बनी होती है, हॉन्चिंग कंक्रीट का बेड बनाते हैं। और इसके अलावा और भी थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, ये 114 जो क्वेश्चन है प्लेटिनम रेटेड लीड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग प्रोग्राम में, जो फर्स्ट होटल जो था, ये एक्चुअली न्यूज आई थी अप्रैल 2023 में। लगभग अभी समझिए 4-5 महीने पहले एग्जाम पेपर सेट हो जाता है आइडियली। तो ये उस टाइम पर ये न्यूज आई थी और मुझे मोस्ट प्रोबेबली मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि आईआईटी मौर्य न्यू दिल्ली को लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला है, और ये न्यूज प्रॉपर टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में आई थी, तो वहां से ये शायद पिक किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं जिनको कि अगर आप पढ़ते हैं तो वहां से थोड़ा बहुत, ये जो है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल जनरल बिल्डिंग, ये एनबीसी 16 से डिस्पेंसरी ऑन एवरी कितने पॉपुलेशन को होना चाहिए, ये भी इसमें भी है। ये यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस जो मैंने बताए थे वहां पर भी है ये क्वेश्चन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते थे। बहुत थोड़ा सा आपको एक्चुअली अच्छे से पढ़ना था। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम पे आपको मैंने बताया था कि काम रहना है, क्योंकि आपके थॉट्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत डायरेक्शंस में जाते हैं।
तो उसको यहाँ समझना जरूरी था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोएस्ट साइड इनसाइड द पॉइंट ऑफ पाइप कलवर्ट, ये बिल्कुल बेसिक बीसी पुणे में है जो बुक मैंने बताई थी, या रंग वाला बताई, तो उनमें होता है इनवर्ट लेवल होता है, जो पाइप का टॉप लोअर पार्ट होता है इसको इनवर्ट लेवल बोलते हैं। सिंपल कलवर्ट है पाइप का। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह सिंपल हैं। लक्स लुमिनेंस ये मैंने बताया था कि लाइट सोर्स इल्यूमिनेटेड। इसके अलावा ये ह्यू वैल्यू क्रोमा आप कर सकते थे। इस तरह के ऐसा नहीं था कि आपको पूरा 120 क्वेश्चंस करने थे, आपको सेलेक्टेड 70-80 क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, जिनमें से कि आप मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चंस करने थे। नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होती है तो नेगेटिव को आपको एलिमिनेट करना था। बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्टली मुझे नहीं पता चल रहे हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। एज पर द सेक्शन 37 ऑफ द आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइटल इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लीगल एक्शन। आप देखिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट नहीं होता है इसमें, किसी भी तरह से आर्किटेक्ट में नहीं आ सकता है। इसके बाद फसाड आर्किटेक्ट जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें जो ये है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट नहीं होता है, फसाड आर्किटेक्ट। उस टाइम में 1972 में ये टर्म शायद उतना पॉपुलर नहीं था, ये अभी ग्रीन बिल्डिंग के टर्म में ये फसाड आर्किटेक्ट आना स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा लैंडस्केप आर्किटेक्ट और इंटीरियर आर्किटेक्ट। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात थी कि इंटीरियर आर्किटेक्ट हम जनरली कम वर्ड यूज करते हैं, इंटीरियर डिजाइनर यूज करते हैं। तो जो हमारा लैंडस्केप आर्किटेक्ट के बारे में इसमें बात की गई होगी, क्योंकि लैंडस्केप आर्किटेक्ट जो वर्ड है एक हमारे जो आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट नेम है, और इसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इनिशियली ये लोग बिल्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, बिल्डिंग अप्रूवल के टाइम पे भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और बिल्डिंग में जो भी स्ट्रक्चरल डैमेज या कुछ होगा तो हम लैंडस्केप आर्किटेक्ट को ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाला था। ये एक्चुअली मैंने 37 सेक्शन अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लैंडस्केप आर्किटेक्ट होगा इसमें, सॉफ्टवेयर और ये सब नहीं होंगे। ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनको आप पढ़ सकते थे। बुक्स के जो नाम आए हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। एक्चुअली देखा जाए बिलिंग रेट इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है बिलिंग रेट? बिलिंग रेट होता है रेट निकालेंगे, तो जो भी हम पर आवर बेसिस पे जो करते हैं काम उनको बिलिंग रेट बोलते हैं यहाँ पे। रेडियंट सिटी इसमें एवेंजर होवार्ड का सही है आंसर। इसके अलावा देखा जाए हाउस वाल्टर ग्रोपियस होगा इसमें आंसर। इसमें देखेंगे डिसएपरिंग सिटी ये बहुत बार आ चुका है, FLW की बुक है। सिंपल फॉर्म फॉलोज फंक्शन जो आता है हमारे माइंड में आता है FLW का आता है फॉर्म। लेकिन अगर आपने थोड़ा इन डेप्थ इसको पढ़ा हो तो फ्रैंक लॉयड राइट ने भी जो अपनी इंटर्नशिप या जो उनका मेजर काम है वो लुइस सुलेवान के अंडर में किया था। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट लुइस सुलेवान का था जो कि बाद में FLW ने यूज किया। औरविंद आश्रम, इसको भी आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। ये जो पौडुचेरी में जो बने हुए हैं उनमें देखिए 2-3 तो मैं ऐसे ही एलिमिनेट कर सकता हूँ। FLW ने नहीं बनाया, ये नई बिल्डिंग है, वाल्टर ग्रोपियस ने नहीं बनाया। अब बात आती है कि जोसेफ एलन स्टेन ने बनाया, रेमंड एंटोनिन ने बनाया। इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि ये किसी ने ना सुना हो। आर्किटेक्ट है, पुदुचेरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है उन्होंने, ओरोविले के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तो रेमंड एंटोनिन ने ये बिल्डिंग डिजाइन की थी यहाँ पे। अगर आप इसके बाद देखते हैं हाई ऑडिबल, ये निकाल सकते थे आराम से आंसर इसका। इसके अलावा और भी ये केविल लिंच की इमेज ऑफ द सिटी जो बुक है बहुत फेमस है। ये लगभग मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे BR के कोर्स में 9th सेमेस्टर में एक हमारा एक सब्जेक्ट था थ्योरी ऑफ आर्किटेक्चर, उसमें ये इमेज ऑफ द सिटी बुक के बारे में डिस्कशन होता था। वहां से मिलेगा ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक फाउंटेन हेड। ये बहुत आर्किटेक्चर के कुछ ही तो चीजें हैं जो हैं। तो फाउंटेन हेड मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए कि एन रैंड का है ये। और इसके अलावा ये वाला इमीडिएट लेवल प्लिंथ लेवल कारपेट एरिया ही होगा। इसके अलावा which of the following are the pictorial representation of religion, history and daily life। ये अगर आप देखेंगे रेलोग्राफी की किसी ने टिक किया मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअली हीरोग्लिफिक्स होता है जो कि इजिप्शियन आर्किटेक्चर में आपको मिलेगा इसका। और स्लिपेज ऑफ द बाउंड्री लेयर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज कोरियोलिसिस फोर्स, ये सही है आंसर। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और भी हैं यहाँ पे जो देखेंगे। CNC 3D प्रिंटिंग आप थोड़ा डिटेल में देखिएगा इसको। इसके अलावा आप अगर मैं इसमें देखता हूँ तो नेचुरल ह्यू डन इंक्लूड, इस क्वेश्चन को कर सकते थे इजीली। ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत
डिफिकल्ट थे। ये क्वेश्चंस बेसिक अगर आपने डीपली उस सिस्टम को समझा होगा तो ही आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर स्टैंड्स आउट इन द रिलेशन ऑफ नियर बाई ह्यूज। नियर बाई ह्यूज में जो मैंने बताया था एनालॉगस कलर्स होते हैं, साइड में होते हैं। एनालॉगस कलर्स बहुत कॉमन थ्योरी है। सैचुरेशन ऑफ द कलर, ये इसके बाद आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ द वॉल एंक्लोज द एंड ऑफ द पेज टू। ये इसको हमेशा बोलते हैं गेबल एंड। गेबल हो गया आंसर। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे। सेलेक्टेड 60% क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट सही करने थे। उसके बाद आप थोड़ा मार्जिन लेके ऊपर जाइए, क्योंकि आपको ये भी लेना है कि एक कट ऑफ से ऊपर रहें। तो कुछ में आप थोड़ा रिस्क भी ले सकते थे और कुछ क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल छोड़ना था। तो यहाँ से चलिए कोई बात नहीं, आज ये एग्ज़ाम हो चुका है आज। तो इसके बाद में अब जो डिप्टी आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम होगा वो लगभग उसका पैटर्न आपको समझ में आ गया है, यही होने वाला है। तो आपके कोचिंग इम्पोर्टेंट है, अगर आप कर रहे हैं उसको भी कोचिंग पर डिपेंडेंट मत होइएगा फुल्ली, घर पे आके पढ़ना है आपको। अगर कोचिंग नहीं करते हैं तो सेल्फ स्टडी आपको बहुत अच्छे से करनी है और थोड़ा अपने माइंड को हर डायरेक्शन में ओपन भी रखना है कि कब कौन सी नई बिल्डिंग्स, नई न्यूज़ कोई आ रही है जो कि आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेटेड है, वो थोड़ा आपको अटेंटिव रहना है। प्लस कुछ एक्वास्टिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, कलर थ्योरी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट्स एक्ट जो अभी पता चले हैं, इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा सा डेली बेसिस पे आप रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स बनाइए। ये बहुत ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, लेकिन जिसने भी अटेंटिव होकर उनको उनकी इन डेप्थ अगर किसी ने स्टडी किया और वहाँ से उन पॉइंट्स को पिक किया है तो ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। और रही बात इस क्वेश्चन पेपर की, तो आपका 60% अगर मार्क्स आ रहा है, 175 तक मार्क्स आ रहे हैं, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और बहुत सारे जो मेरे सुनने में आया है कि लगभग एग्ज़ाम हॉल 50-60% ही भरे हुए थे। तो देखिए, एग्ज़ाम इनिशियली तो सब लोग फिल कर देते हैं, तो मैंने पहले ही बताया था कि सारे लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, बहुत कम लोग प्रिपरेशन करते हैं। एंड में आते आते बहुत से लोग बीच में छोड़ देते हैं, बहुत से फिर देखते हैं कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की है तो इसमें जाने से फ़ायदा नहीं है। तो उससे आपको डिस्करेज नहीं होना है। और अच्छी बात है कि आपका कंपटीशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। वैसे उनके आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो जस्ट नंबर है, हेड काउंट्स हैं। जो अगर आते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो भी हेड काउंट्स होते हैं, तो आपको उनको ध्यान नहीं देना है। आपको जस्ट एक सीट चाहिए, एक नंबर आपको आउट ऑफ 30 और आउट ऑफ 53 जो डिप्टी आर्किटेक्ट्स का वहाँ से एक नंबर चाहिए, बाकी सारे हेड काउंट्स हैं आपके लिए। तो फोकस होके आप प्रिपरेशन कीजिएगा। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में डिप्टी आर्किटेक्ट्स का एग्ज़ाम भी होगा, तो उसके लिए तैयार रहिए। और इसमें भी इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 55% को आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिएगा स्टार्ट। और इसका रिजल्ट जनरली जो देखा गया है कि 1-1.5 महीने में इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए आइडियली। और उसके बाद लगभग, अगर आज हम 19 अगस्त को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज एग्ज़ाम हुआ है, तो आप समझिए कि सितंबर एंड तक इसका रिजल्ट लगभग आ जाना चाहिए। और अक्टूबर, नवंबर दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली इसका इंटरव्यू हो जाना चाहिए। उसके बाद जनवरी-फरवरी तक आपका इसका फाइनल ये चैप्टर असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्लोज हो जाएगा। उसी के पैरेलली डिप्टी आर्किटेक्ट का लगभग मेरे हिसाब से नवंबर-दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में क्लियर हो जाएगा। इसका डिटेल्ड आंसर मैं ट्राई करूँगा कि इसको मैं सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे भी ये सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो लेकिन हाँ, मैं 60 to 70 क्वेश्चंस मैं इसके इजीली सॉल्व कर सकता हूँ थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद में। और उसके ऊपर 80-90% अगर मैं प्रिपरेशन करता तो इसकी भी 65% मार्क्स ही मैं लेके आ पाता। तो बहुत नॉर्मल पेपर से थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा इन डेप्थ और चले गए इस पेपर में। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू और जुड़े रहिए
और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और डिप्टी आर्किटेक्ट्स के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या और भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आर्किटेक्चर प्लानिंग फील्ड से रिलेटेड है, तो इस चैनल पर मैं ऐसी बातें और भी लाता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप पढ़े ना पढ़े वो आप पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।